वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग आज करेंगे सीडीपी की क्लासेस, है ना। सीडीपी और वो भी नए पैटर्न पर, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लासेस है, जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस को फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आंसर के साथ साथ डिस्कशन भी करते हैं। इससे आपका लेक्चर्स भी समझिए और प्रैक्टिस सेट भी समझिए, दोनों आपका एक ही में हो रहा है ना। 2 in 1 वाला जो फार्मूला है उसी फार्मूला के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि समय कम है। आप अगर लेक्चर अलग से करेंगे, फिर क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे, उतना समय आपके पास है नहीं, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम है ना। सितंबर में आपका पेपर होना है, तो समय कम है। उसी स्मार्ट रणनीति के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए कम समय में, ताकि आपका एक ही बार में दोनों काम हो जाए। तो चलिए आज सीडीपी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिलसिला आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है जो विकास है ना, डेवलपमेंट है, एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है ना। सतत मतलब लगातार और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक। देखिए इस प्रकार में क्या होता है ना, आपको सीधे इसको याद कर लीजिए। इन्वर्टेड कॉमा जो सेंटेंस है ना, विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। बिल्कुल इसको आप रट जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग भी आपको नहीं लगाना है, कुछ यहाँ पे सोचना भी नहीं है। याद है तो आंसर कर पाएंगे, तो याद कर लीजिए इस कोटेशन को। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह स्किनर महोदय ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, हम कहते हैं कि विकास में वृद्धि हो रही है ना, विकास में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ज्ञान में वृद्धि हो रही है, संवेग में वृद्धि हो रही है, या व्यक्ति के वजन में वृद्धि हो रही है, या उसका आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि हो रही है। तो विकास में वृद्धि का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे उनका आकार भी बढ़ेगा, है ना, वजन, हाइट सब कुछ बढ़ेगा, सोच का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा, उसमें समझ और का जो कौशल है, समझने का जो उसमें का तरीका होता है वो भी विकसित होगा। यानी चारों होगा, है ना। ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? किसी बच्चे का जो शारीरिक विकास है इसको प्रभावित कौन सा कारण करता है? वंशानुक्रम, जी हाँ ये भी करता है। अगर मम्मी पापा में कुछ डिमेरिट्स होते हैं तो आप देखते हैं बच्चे भी वैसे होता है। अगर किसी का मम्मी पापा नाटा है या किसी का लंबा है तो बच्चा भी लगभग वैसे ही, अधिकतर केसेस में वैसे ही होता है। अगर नाटे हैं उसके पेरेंट्स तो बच्चे भी नाटे होते हैं, अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय ऐसा ही होता है, लेकिन इसके चांसेस रहते हैं, यानी वंशानुक्रम में उसको प्रभावित करता है। वातावरण, जी हाँ अगर आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा तो उसका डेवलपमेंट सही होगा। खेल एवं व्यायाम, जी हाँ अगर खेल और व्यायाम की भी सुविधा दी जाएगी तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा रहता है। यानी क्या हो गया ये सभी, डी नंबर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल और व्यायाम भी है। तो ऑप्शन डी यानी ये सभी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ जो आपके बहुत बड़े इस क्षेत्र के कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो स्मिथ ने एक दिया है त्रिध्रुवीय फार्मूला, त्रिध्रुवीय सिद्धांत उसको कह सकते हैं, त्रिध्रुवीय सिद्धांत, जिसमें वो तीन ध्रुव किसको किसको मानते हैं? शिक्षक, छात्र और अभिभावक। शिक्षक, छात्र और अभिभावक को वो 3 ध्रुव मानते हैं शिक्षा का, एजुकेशन की। तो उसमें से वो एक जो है आपके तीनों, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी, इसमें से एक को वो कहते हैं कार्यवाहक, यानी कार्य को वाहक करने वाला वही एक है इन तीनों में। कौन? अभिभावक को कहते हैं, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को। यानी स्मिथ ने त्रिध्रुवीय जो सिद्धांत दिया है, जहाँ पे 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के, वहाँ पे अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी। तो इनमें से उन्होंने कार्य को करने वाला, है ना, कार्यवाहक किसे कहा है? तो कार्यवाहक कहा है शिक्षक को। शिक्षक ही असली कार्यवाहक होते हैं, है ना। शिक्षा में असली कार्यवाहक तो शिक्षक के होते हैं, पढ़ाना तो उनका ही काम है। वो क्या करेंगे, गार्जियन जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, वो गाइड करेंगे, है ना। बच्चा पढ़ेगा जिस प्रकार टीचर उसको कार्य देंगे, यानी कार्यवाहक कौन हो गया? शिक्षक। तो बुद्धि,
और सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, आप समझ इसको, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। बुद्धि है ना, बुद्धि और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। किसी के अंदर नॉलेज होगा, बुद्धि होगा, तभी तो वो क्रिएटिविटी करेगा। यानी दोनों में किस प्रकार का संबंध है। बुद्धि बढ़ेगा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी। यानी संबंध कैसा है, पॉजिटिव, अच्छा संबंध है ना, अच्छा संबंध है। तो एक है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस प्रकार जो बुद्धि और सृजनात्मकता का जो संबंध है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यानी क्या होगा, धनात्मकता, धनात्मकता पॉजिटिव संबंध है। तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, एक संस्थान है आपका, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून, मुंबई, कोलकाता या सिकंदराबाद। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है ना वो आपका कोलकाता में स्थित है। सी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनेगा, आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, 2009 में। ये भी प्रश्न एक बन सकता है, प्रश्न से भी प्रश्न आप निकालिए। तो निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। यानी ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना है, यह क्या चीज़ का फेवर करता है, पृथक्करण का, है ना, मुख्य धारा शिक्षण का, एकीकृत शिक्षा का या समावेशी शिक्षा का। तो ये जो वकालत करता है वो समावेशी शिक्षा का, यानी सबके लिए शिक्षा, और सबके लिए शिक्षा अलग अलग नहीं, एक साथ शिक्षा। एक ही कक्षा में अमीर भी बैठेंगे, गरीब भी बैठेंगे, दलित भी बैठेंगे, समान भी बैठेंगे, हिंदू भी बैठेंगे, मुस्लिम भी बैठेंगे। यानी समावेशी शिक्षा, सबको एक ही शिक्षा दी जाएगी, एक साथ शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन किसका है। अब फिर से देखिए, ये कथन से संबंधित प्रश्न आ गया। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान तथा नवीन प्रक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया। यानी अधिगम को परिभाषित करते हुए, अधिगम क्या है इसको परिभाषित करते हुए किसने कहा है, नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान तथा नवीन प्रक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही तो अधिगम है। यह कथन किसका है, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गेने या हल का। तो ये कथन आपका है वुडवर्थ, याद रख लीजिएगा कोटेशन को बिल्कुल। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है आपका वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। ठीक है, जन्मजात यानी जन्म से कौन सा ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं ये अभिप्रेरक है जो व्यक्ति को जन्मजात मिलता है। निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध, कौन सा है जो जन्मजात है। निद्रा, क्या जन्म से नींद लगता है कि नहीं उसको, जन्म होता चाहे 1 महीना का बच्ची हो या 2 महीना का या 2 दिन का हो, उनको नींद तो लगता है। तो यही तो जन्मजात हो गया आपका। खेलना, क्या जन्म से खेलती है, क्या खेलता है, नहीं। प्रशंसा, जन्म से मिलता है, नहीं। क्रोध, उसे सिचुएशन के अनुसार समय समय बच्चे को तो क्रोध कभी आता ही नहीं है। तो ये सभी जन्मजात नहीं हुए। जन्मजात क्या होगा, निद्रा। इसमें से जन्मजात कौन होगा, जो जन्म के साथ उसके साथ आता है, बच्चा इसके पैदा होता है तुरंत सो जाता है, यानी ये जन्मजात हो गया, है ना। जन्मजात आपको नहीं, पहले तो वो खेलना शुरू नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से खेलने लगता है, कुछ दिनों के बाद वो फिर खेलना आरंभ करता है। ठीक है, और उनके कार्यों के अनुसार से फिर बाद में प्रशंसा मिलती है। क्रोध तो बच्चा जानता ही नहीं, वो तो बाद में सिचुएशन के अनुसार उसे क्रोध आता है, जब उसके अंदर थोड़ा स्वविवेक विकसित हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति आ जाती है तब। तो आपका जन्मजात अभिप्रेरक कौन हो गया, निद्रा, ए नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। अब देखिए उसका उल्टा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। पिछले मैंने क्या देखा, जन्मजात प्रेरक कौन है, निद्रा था। तो जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा जा रहा है, तो निद्रा तो है, जन्मजात है ना निद्रा, जन्म से लोगों को नींद लगता है। आदत, जी हाँ, आदत तो बाद में लगता है, जैसे समाज में जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा आदत लगेगा, ये जन्मजात नहीं है। प्यास, जी हाँ, प्यास तो जन्मजात ही है, बच्चे को पानी पिला, प्यास या कर सकते दूध पिलाया जाता है, उसमें पानी का अंश होता है, प्यास तो उसको जन्मजात है।
भूख भी लगता है, भूख लगने पर बच्चे शुरू से रोते हैं, स्टार्टिंग में जन्म के बाद से रोने लगते हैं भूख लगने पर। अब भूख मिट जाती है तो फिर वो शांत हो जाते हैं। तो आपका कौन सा हो गया जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, वो आपका कौन सा हो गया आदत। आदत आपका जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आज हम लोगों ने CDP के सेट को सॉल्व किया और डिटेल में डिस्कशन भी किया। ऐसे ही क्लासेस एग्जाम फाइटर 1 पे लगातार जारी है और आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों लेवल की क्लासेस चल रही है। आप क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक को क्लिक करें और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको कंप्लीट 1 to 5 6 to 8 की नोट्स समय समय पर उपलब्ध हो जाएगी PDF मोड में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।